फूलवती जी ने देखा कि उनके बेटे और बहू अपने कमरे में बैठकर कोई मूवी देख रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया। वह बड़बड़ाते हुए उनके कमरे में घुस गई और कहने लगी, अरे महारानी, दिन भर बैठकर टीवी ही देखते रहोगी? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए नहीं दोगी क्या? सास की बात सुनकर उर्मिला हैरान रह गई। वो कहने लगी, अभी मैंने 1 घंटे पहले ही तो मक्के की रोटी और सरसों का साग दिया था, आपका खाना तो हो गया मम्मी जी। फूलवती जी कहने लगी, अरे खाना खाने का टाइम तो अभी हुआ है, रात के 8 बज रहे हैं और मैं तो अभी खाना खाती हूँ ना। यह सुनते ही उर्मिला ने अपना सिर पीट लिया। उसने सोचा था कि आज डिनर जल्दी करके वह आराम से मूवी देखेगी, लेकिन उसकी सास 8 बजे खाना मांगने के लिए चली आई थी। उसकी सास की उम्र हो चली थी, वह कुछ कुछ चीजें भूल भी जाती थी और कभी कभी तो जानबूझकर बहू को परेशान करने के लिए भी ऐसा करती थी। शुरुआत से ही फूलवती जी अपनी बड़ी बहू को पसंद नहीं करती थी। उनके छोटे बेटे की आदतें कुछ ठीक नहीं थी, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ खास कर नहीं पाया और दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। फूलवती जी अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो अपने बड़े बेटे किशोर से रुपए पैसे की मांग करती रहती थी। किशोर भी बेटा और भाई होने का फर्ज बखूबी निभाता था, लेकिन फूलवती जी अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उर्मिला के आने के बाद से किशोर ने अपनी पत्नी को भी कुछ रुपए देने शुरू कर दिए थे और यह बात फूलवती जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। इसलिए शुरुआत से ही वो बहू से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। गलत संगत में पड़कर उनका छोटा बेटा जल्दी ही शराब और जुए का आदी हो गया, जिसके कारण उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी और किडनी खराब हो जाने की वजह से कुछ सालों में उसका देहांत हो गया। तब से फूलवती जी और भी बौखला गई और हर बात में अपने बड़े बेटे बहू को कोसने लगती थी। अब किशोर ऐसे समय में अपनी माँ को अकेले भी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वो यह बात भी अच्छे से महसूस कर रहा था कि उसकी माँ उसकी पत्नी को चैन से नहीं जीने देती है और हमेशा ग्लानि भाव से भरा हुआ रहता था और वह हमेशा अपनी पत्नी से माँ के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता रहता था। उर्मिला अपने पति से कहती थी कि आप माँ के व्यवहार को लेकर माफी क्यों मांग रहे हैं। वो सोचती थी कि अब बुढ़ापे में माँ को अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए वह भी खामोश रहती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे यह बात भी चुभती थी कि बाकी सब लोगों से वो अच्छे से बात करती थी, बस बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। उर्मिला अब एक बेटी की माँ बन चुकी थी, जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से वर्तिका रखा था। वर्तिका अपनी दादी के बहुत करीब थी और दादी भी वर्तिका से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बहू के लिए उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह हमेशा उसे अपशगुनी, मनहूस, नालायक, इन्हीं सब नामों से संबोधित करती रहती थी। धीरे धीरे वो काफी बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी जुबान अभी भी उतनी ही कड़वी थी। वर्तिका भी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और शादी करके वह भी अपने ससुराल चली गई, लेकिन उर्मिला के जीवन में अब तक कोई सुकून नहीं आया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उर्मिला भी अब चिड़चिड़ी हो गई थी। उसमें भी पहले की तरह सहन शक्ति नहीं रह गई थी। उसकी सास जब उसे गालियां देने लगती, कोसने लगती, तो वह भी पलटकर जवाब दे दिया करती थी, जिसके कारण घर में कलह का माहौल रहने लगा। फूलवती जी उसे हमेशा कोसती थी कि तू मर जाए तो तुझसे पीछा छूटे, तो उर्मिला भी पलटकर जवाब देते हुए कहने लगती कि मैं मर जाऊंगी तो आपको रोटियां बनाकर कौन खिलाएगा। किशोर भी अपनी माँ को समझाने लगता कि यही तुम्हें खाना बनाकर खिला रही है, तुम्हारा ध्यान रख रही है, मैं तो दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, अगर इसे कुछ हो गया तब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। इस पर फूलवती जी गुस्से से भनभनाने लगती। बात इतनी बिगड़ गई थी कि घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा था। उर्मिला भी दिन भर चिड़चिड़ी सी रहती थी। किशोर उसे समझाता था कि बस 4 साल और रह गए हैं मेरी नौकरी को, जब मैं रिटायर होने के बाद घर पर रहूंगा तब माँ मेरे सामने तुम्हें इतना कुछ नहीं सुना पाएगी। उर्मिला भी सोचती थी कि उसका पति जब रिटायर होगा तो वह अपने पति के साथ ही सारा समय बिताएगी और अपनी सास की कड़वी बातों से बच जाएगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन किशोर ऑफिस गया तो वापस घर नहीं आया, बल्कि उसके मौत की खबर घर आई। वापस आते हुए रास्ते में ही उसे हार्ट अटैक आ गया था और वह स्वर्ग सिधार गया था। उर्मिला को तो यकीन ही नहीं हुआ, अभी उसकी उम्र क्या थी। अभी तो दोनों ने अपने आने वाले जीवन को लेकर बहुत सारे सपने बुने हुए थे, लेकिन एक ही पल में सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसकी बेटी और दामाद भी घर आ चुके थे। फूलवती जी अब उर्मिला को और भी कोस रही थी कि तू ही मेरे बेटे को खा गई। आज उर्मिला से भी रहा नहीं गया, वह भी फट पड़ी और कहने लगी कि मैं नहीं, आप अपने बेटे को खा गई, आपकी वजह से यह सब हुआ है। आप घर में लड़ाई झगड़ा करती थी, घर में हमेशा तनावपूर्ण माहौल बना रहता था। किशोर हमेशा ग्लानि भाव से घिरे हुए रहते थे कि उनकी माँ उनकी पत्नी का सम्मान नहीं करती है। दुख की इस घड़ी में दोनों को ही गहरा सदमा लगा था और दोनों ही किशोर के जाने का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रही थी। लेकिन किशोर तो शांत भाव से आंखें मूंदे हुए घर के आंगन में चिर निद्रा में डूब चुका था। अब चाहे कितनी भी बहस हो जाती, वह लौट कर वापस आने वाला नहीं था। वर्तिका अपनी माँ और दादी दोनों को संभाल रही थी। वर्तिका के पति रवि ने ही अपने ससुर जी का अंतिम संस्कार किया। रवि के बाद वर्तिका अपने पति के साथ ससुराल वापस लौट गई थी, क्योंकि उसकी 9 वर्षीय बेटी की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। घर में अब केवल उर्मिला और फूलवती जी ही रह गए थे। उर्मिला का कलेजा फटने को हो रहा था
कि फूलमती जी उसे इतना नापसंद करती हैं, फिर भी उसके जीवन में वो रह गई थी और इतना प्यार करने वाला पति उसके जीवन से दूर चला गया था। एक दिन फूलवती जी ना जाने क्या सोचकर छत पर चली गई। उर्मिला छत पर ही थी। अपनी सास को वहां देखते हुए कहने लगी, आप यहाँ क्यों चले आई? अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। फूलवती जी उदास होकर नीचे उतरने लगी। तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। दर्द के मारे वो चीख उठी। उर्मिला दौड़ कर गई और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन फूलवती जी दर्द के मारे चिल्लाने लगी। तब उर्मिला ने पड़ोसियों को बुलाया और तुरंत डॉक्टर के पास गई। वहां जाने पर पता चला कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है। अब बुढ़ापे में हड्डी जुड़नी इतनी भी आसान नहीं है। खैर, फिर भी उनका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कह दिया। उर्मिला जब उन्हें लेकर घर आई तो शुरुआत में वही उनकी देखभाल कर रही थी। जब भी फूलवती जी को कुछ चाहिए होता था तो वह अपनी बहू को दुल्हन कहकर बुलाने लगी। उनके मुंह से दुल्हन शब्द सुनकर उर्मिला स्तब्ध रह गई, क्योंकि सारी जिंदगी तो वह उसे गालियां ही देती आई थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि जब मेरा दूल्हा ही नहीं रहा तो मैं दुल्हन कैसी। यदि उनके सामने इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया होता तो बात ही कुछ और होती। शायद आज फूलवती जी को एहसास हो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज उर्मिला ही उनकी देखभाल कर रही है। इधर उर्मिला को बिस्तर पकड़ी हुई सास के मुंह से आज ये दुल्हन शब्द एक गाली की तरह लग रहे थे। उर्मिला का मन तो नहीं कर रहा था कि उनकी सेवा करे। फिर उसने फैसला किया कि उसकी सास ने जीवन भर उसके साथ चाहे कितनी भी गाली गलौज की हो, लेकिन है तो वह उसके पति की माँ। और जिस तरह आज पति की सारी संपत्ति, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें उसे मिली है, उसी तरह उसकी सास भी तो उसकी ही है। इसलिए उसने अपनी सास की सेवा करने का फैसला किया। उसने अपनी तरफ से अपनी जुबान को कभी गंदा नहीं किया। अपनी सास की एक आवाज पर वह सास के पास दौड़ी चली आती थी और उनकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों के बाद उसने सास की देखभाल के लिए एक नौकरानी भी लगवा दी थी। वह बस यही सोचती थी कि इनकी देखभाल करने के लिए तो मैं इनके पास हूँ, लेकिन कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास कौन है? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है कि बेटा बहू ही मुझे आकर ले जाए या वो मेरे साथ आकर रहे। बेटी की अपनी गृहस्थी है, उसके ससुराल वाले कहाँ उसे मेरे पास आने देंगे, या मैं कहाँ बेटी की ससुराल में जाऊंगी। मेरे बुढ़ापे का तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन कम से कम मेरी सास का बुढ़ापा संभालने के लिए मैं हूँ। 4 महीने के बाद उसकी सास का भी स्वर्गवास हो गया। अब उर्मिला बिल्कुल अकेली पड़ गई। जिस सास ने उसे जिंदगी भर कोसा, उसके स्वर्गवास पर भी वह बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि रिश्ता चाहे कैसा भी था, लेकिन उनके चले जाने से घर बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी उसने किसी जाने पहचाने स्पर्श को अपने कंधे पर महसूस किया। सामने उसकी बेटी खड़ी थी। उसकी नातिन तो आते ही उसकी गोद में चढ़ गई। उसके दामाद ने सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जब सब कुछ निपट गया तो 13वीं के बाद वर्तिका अपनी माँ की हथेली थामते हुए बोली, माँ, अब आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगी? उर्मिला भला क्या बोलती? वह बस सुनी आंखों से बेटी की ओर देखने लगी, क्योंकि वह ना तो अपनी परेशानी उसे बताकर परेशान करना चाहती थी और ना ही खामोश रहकर अपने अकेलेपन को चुन सकती थी। अजीब सी कश्मकश में उसकी जिंदगी उलझ कर रह गई थी। उसने धीरे से कहा, बेटी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तेरे पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे। उन्हें याद करते ही उर्मिला जी फिर से रोने लगी। तो वर्तिका ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, रवि ने अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा लिया है और अब हम लोग यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मेरे सास ससुर का ध्यान रखने के लिए देवर जी तो वहाँ पर हैं ही। हमने उनसे भी बात की तो उन लोगों को भी यही सही लगा। अब रवि कहीं बाहर काम करने जाते तो हम घर से बाहर रहते ही, लेकिन आज ज़रूरत तुम्हारी है तो तुम्हारे हिसाब से हमने अपनी ज़िंदगी से थोड़ा समझौता कर लिया है। तुमने जो खोया है उसकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ध्यान तो रख ही सकते हैं ना। बेटी की बातें सुनकर उर्मिला जी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी को गले से लगा लिया और आभार भरी नजरों से अपने दामाद की ओर देखने लगी। अपनी तरफ से कुछ भी बोलकर वो बच्चों पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी सास से कड़वे रिश्ते होने के बावजूद उनकी देखभाल और सेवा की, तो फिर उनका बुढ़ापा भी तो संवरना ही था। उनके किए हुए कर्मों का फल उन्हें इस रूप में मिला था कि उनकी बेटी और दामाद उनका सहारा बनने के लिए, उनके साथ ही रहने के लिए अपने आप ही चले आए थे। उर्मिला जी के टूटते मन को तो बच्चों ने आकर संभाल लिया था, लेकिन दोस्तों, जब तक परिवार के सदस्य सही सलामत रहते हैं तब तक उन्हें एक दूसरे की परवाह करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।